हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। ये चैनल समाजशास्त्र विषय को समर्पित है। इस चैनल के अंतर्गत आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी पीजीटी के सोशोलॉजी के सिलेबस को। अगर प्रीवियस ईयर का देखा जाए तो 2016 का अगर बात करूँ मैं 21 का, तो उसमें आपका जो यूपी पीजीटी में जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिस टॉपिक से, उस टॉपिक वाइज आप लोगों का क्लास जो है वो कल से फिर से मैं नया स्टार्ट करवाई हूँ। तो आप लोग वहाँ पे जुड़ के उस क्लास को देख के अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। उसका अलग प्लेलिस्ट में बना दी हूँ यूपी पीजीटी 2025 करके। और रात के 8 बजे जो आपको क्लास मिल रही है वो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का, जिसके अंतर्गत अगर अभी तक बीपीएससी जो है वो 3 एग्जाम कंडक्ट करवा चुका है, 1.0, 2.0 और 3.0। तो इसके क्वेश्चन को जब आप एनालिसिस कीजिएगा तो आप देखिएगा कि वहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के आधार पर आप लोगों का जो रात के 8 बजे का क्लास है उसका कवर करा जा रहा है। एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर करवाया जा रहा है। मैंने वीडियो सारे उसमें बना दिए हैं। क्लास 11 का एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। क्लास 12 का जो भारतीय समाज है उसका चैप्टर नंबर 6 तक भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन कल जो कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि मैम उनको इतने सारी वीडियोस में उनको खोजने में दिक्कत हो रही है कि कौन सा चैप्टर का है, कौन सा 11 क्लास का 12 क्लास का। ऐसे तो मैं थंबनेल में लिख दी हूँ, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना देती हूँ एनसीईआरटी क्लास 11 12 करके सोशोलॉजी का, जिस पे आप जाकर एनसीईआरटी का जो दोनों बुक है, 11 का दोनों बुक और 12 का दोनों बुक का सारा आपका चैप्टर वाइज आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि बीपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाया है सोशोलॉजी से रिलेटेड, टीआरई 1 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम लोग टीआरई 2.2 में जो सोशोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पूरा डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। इसलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, एक मिनिमम फीस रखा गया है। आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका प्रोसेस आप जान सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन बुकलेट है उसके माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी जो है इसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें से जो 40 क्वेश्चन रहता है वो जीके जीएस का रहता है। बाकी जो आपका 80 क्वेश्चन है वो किससे आएगा, तो वो आपका आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ये आपका जो ऑफिशियल, इसमें पहला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 71 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कथन है। ठीक है, कल के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि शिल्प की बात कौन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी राइट मिल्स। कौन करते हैं? सी राइट मिल्स करते हैं। मैं क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बताती हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जिस क्वेश्चन में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके बताने का है वो उसमें, अगर पांचों ऑप्शन को बोलूँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आप लोग लास्ट तक लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह कथन किसका है? तो सी राइट मिल्स का है। अगर बात करें सी राइट मिल्स के उनके अन्य योगदानों के संदर्भ में, तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया, आलोचनात्मक सिद्धांत दिया, सामाजिक संरचना का अध्ययन उन्होंने किया है और शक्ति का सिद्धांत दिया है। ये सभी किनके हैं? सी राइट मिल्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज के लिए गेसेलसॉफ्ट शब्दावली का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था। तो गेसेलसॉफ्ट और गेमेनसॉफ्ट ये जो शब्दावली है ये किनके द्वारा प्रयोग किया गया है? तो एफ टॉनिस जी के, फर्डिनेंड टॉनिस जी के द्वारा किया गया है। गेसेलसॉफ्ट क्या है? ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तो जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, उन्होंने 2 शब्द दिया था, गेसेलसॉफ्ट और गेमेनसॉफ्ट। तो गेसेलसॉफ्ट का मतलब होता है समाज या सोसाइटी। क्या होता है? समाज या सोसाइटी होता है। और जो गेमेनसॉफ्ट है उसका मतलब होता है समुदाय। क्या होता है? उसका मतलब समुदाय होता है। ठीक है, उन्होंने 2 प्रकार के बातों के संदर्भ में बात की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा जा रहा है कि एक समिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। समिति यानी कि जो एसोसिएशन होता है, जो कमेटी होता है, उसमें कौन कौन सी विशेषता होती है। तो हम लोग को जानना होगा कि समिति की कौन कौन सी विशेषता है। तो अगर बात की जाए तो समिति में मूर्तता मिलता है। समिति में जिस कमेटी के आप सदस्य बनेंगे उसमें आपका स्वैच्छिक सदस्यता होगी। औपचारिक संगठन रहता है। व्यक्तिगत हितों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रभुत्व देखने को मिलेगा। संविदात्मक संबंध उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन रहता है उसके अंतर्गत। अगर आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट अब जिस कारण से समिति के साथ जुड़े वो आपका पूरा हो जाता है तो फिर वो बाद में समिति भंग हो जाती है। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं, समूह बनता है। औपचारिक नियमों और विनियमों द्वारा ये नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन है आप देख सकते हैं, इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मूर्तता। क्या हो जाएगा? मूर्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 पूछा जा रहा है कि लोगों के समस्त जीवन जीने का तरीका को हम लोग क्या कहते हैं। जो लोग जीवन जीते हैं उस तरीके को हम लोग को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारे संस्कृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, संस्कृति कहा जाता है। अगर बात की जाए मनुष्य की, तो मनुष्य क्या करता है? समाज के अंतर्गत रहता है। समाज के अंतर्गत रहते समाज के विचार, मूल्य, विश्वास, रीति रिवाज, प्रथा, खान पान, पहनना ओढ़ना, ये सब चीज़ों को क्या करता है? अपने संस्कृति के अंतर्गत वो शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है कि सामाजिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोर अवस्था के बाद के क्रम में आती है। ठीक है, तो सामाजिकरण की जो अवस्था है, तो जो किशोर है, किशोर अवस्था के बाद की अवस्था पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा अवस्था। क्या हो जाएगा? युवा, आपका युवा अवस्था इसके अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? युवा अवस्था आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा है? तो जाति एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार और मदन जी ने कहा है। किसने कहा है? मजूमदार और मदन जी ने। अब हम लोग उससे एक कदम आगे देखते हैं कि मजूमदार और मदन जी ने अपना जो शोध किया था, किस पे किया था? तो जाति प्रणाली पर उन्होंने अध्ययन किया था। और उसी जाति प्रणाली पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने बोला था कि इसको एक बंद वर्ग के रूप में परिभाषित किया था। और बोले थे कि जाति जो है ये जन्म पर आधारित होती है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो उसी जाति का सदस्य कहलाता है, उसके बाहर का वो सदस्य नहीं कहलाएगा। इसलिए उन्होंने बताया था कि जाति क्या है? एक बंद वर्ग, क्योंकि इसमें प्रवेश तो हो जाएगा लेकिन इससे बाहर निकलने का आपको कोई दरवाजा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है। तो भ्रष्टाचार का जो मूल कारण है वो हो जाएगा प्रजातंत्र का निम्न स्तर। ठीक है, भ्रष्टाचार का ये मूल कारण है। ये एक हम बोल सकते हैं कि ये सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप में ही समाहित होता है। ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास शक्ति आ जाता है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है। हाँ, जिसके पास पावर आ जाएगा, जो सत्ता में रह रहा है, तो फिर इसलिए बोला जाता है कि भ्रष्टाचार का ये निम्न स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर का मुख्य मुद्दा है। ठीक है, आपका कमजोर शिक्षा का और स्वास्थ्य, यौन उत्पीड़न, किशोर अवस्था में गर्भवती, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको बीपीएससी के एग्जाम में 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो ये यौन उत्पीड़न है ये क्या है? एक गंभीर समस्या है। ठीक है, असमानता का मुख्य मुद्दा है। अगर अन्य मुद्दों के बारे में बात करें कि अगर आपसे और भी कुछ पूछ ले तो जैसे आपका हो जाएगा घरेलू हिंसा, शिक्षा में असमानता, रोजगार में आपको भेदभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, परिवार में भेदभाव मिलेगा। ये सब चीज़ें क्या है? ये एक समस्या के अंतर्गत आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है, हम लोग यहाँ पे देखें 77 तक। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर, ये तो क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है।
ठीक है। आर्थिक प्रक्रिया जो बोला है खुलापन से, तो खुलापन को किसको बोला जाता है? वैश्वीकरण के रूप में जान सकते हैं, क्योंकि देखिए वैश्वीकरण जो होता है ये क्या है? एक आर्थिक गतिविधि है जो कि खुलापन से रिलेटेड है। ये जो वैश्वीकरण का जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत विश्व के जो जितने भी विभिन्न देश हैं उनके बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो संबंध होता है उसमें वृद्धि आती है, क्योंकि खुलापन रहता है, खुला बाजार मिलता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपनी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, विभिन्न जो मुद्दे होते हैं, विभिन्न जो हिस्सा होता है उसमें भाग लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, एकीकरण करते हैं। तो ये क्या है? एक आर्थिक गतिविधि का खुलापन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वैश्वीकरण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ग्राम की या वैश्विक गांव की शब्दावली का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो ये मैक्लूहन जी के द्वारा यह किया गया था। किसके द्वारा? मैक्लूहन जी का, मार्शल मैक्लूहन जी का। किसमें किए थे उन्होंने? तो उनकी जो पुस्तक थी अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको पूरा नाम भी नहीं याद आ रहा है तो अंडरस्टैंडिंग मीडिया, क्या? अंडरस्टैंडिंग मीडिया, इस नाम को आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस पुस्तक में इन्होंने अपने वैश्विक ग्राम यानी ग्लोबल विलेज की अवधारणा प्रस्तुत की थी और उन्होंने बताया था कि वैश्विक गांव एक ऐसा विश्व है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। ये चीज उन्होंने यहाँ पर बात की थी, किसमें? अंडरस्टैंडिंग मीडिया, उनकी पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा दी गई है। एम.एन. श्रीनिवास जो थे वो मैसूर के रामपुरा गांव में उन्होंने अपना अध्ययन किया था और अध्ययन करते हुए बताए थे कि जो संस्कृतिकरण है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार जो निम्न जाति के लोग होते हैं, वो जैसे जाति हुआ, जनजाति के लोग हो गए, अपने से उच्च जाति के यानी जो द्विज जाति के जो रहन सहन है, रीति रिवाज है, उनको वो लोग अपनाते हैं, उनकी प्रथाओं को अपनाते हैं। अपनाने का कारण क्या है कि वो देखते हैं कि उनका समाज में वैसा उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो अपने से जो ऊंची जाति है, द्विज जाति है, अगर उनके रीति रिवाज को अपनाएंगे तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद, क्योंकि तत्काल ये परिवर्तन उनमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद उनको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82 पूछा जा रहा है, जाति किस पर आधारित होती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जाति किस पर आधारित होती है, तो जाति जो है ये जन्म पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 पूछा जा रहा है। 82 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ठीक है, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन क्या है? ये एक सीखने की प्रक्रिया है जो कि आजीवन आप क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, क्या सीखते हैं? तो जैसे समाजशास्त्र विषय की अगर बात करें तो हम यहाँ पे समाज के मानदंडों, उसके मूल्यों, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 पूछा जा रहा है कि जनजातियां कुछ नहीं बल्कि ये पिछड़ी जाति के हिंदू है, यह कथन किसका है? कथन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों को करवा दूं तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारे कथन से रिलेटेड क्वेश्चन करवा सकूँ। लेकिन आप लोगों का कमेंट मुझे दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जब तक मुझसे कनेक्ट नहीं कीजिएगा तो मैं कैसे आप लोगों को और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनजातियाँ कुछ नहीं बल्कि वे पिछड़ी जाति के हिंदू हैं, यह कथन किसका है? तो ये जी.एस. घुरियर जी का कथन है। किसका है? जी.एस. घुरियर जी का। जी.एस. घुरियर क्या है? एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री है और मानव विज्ञानी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा का प्रयोग किनके द्वारा किया गया? यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंटैक्ट, ये अवधारणा किनके द्वारा दिया गया था? तो गिलिन एवं गिलिन जी के द्वारा। किनके द्वारा? गिलिन एवं गिलिन जी के द्वारा दिया गया था सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा जा रहा है कि समाज का उच्च एवं निम्न इकाइयों के मध्य संस्थानात्मक विभाजन क्या कहलाता है? देखिए, क्वेश्चन
बहुत इजी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण। स्तरीकरण में ही तो पता चलता है ना कि वो समाज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं, उनमें एक संस्थात्मक माने एक आपको स्टेज सीढ़ी जैसा रहता है ना, वैसा आपको स्टेज देखने को मिलेगा। तो किस आधार पर रहता है? तो समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी प्रतिष्ठा, प्रभाव, उनकी संपत्ति, उनकी शक्ति, उनका उपयोग करने वाले से जो सुविधाओं के साधन हैं, उसके आधार पर हम इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87 पूछा जा रहा है कि अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो अंतर समूह और बाह्य समूह की जो अवधारणा है ये विलियम ग्राम समनर जी के द्वारा दी गई है। उनका पूरा नाम क्या है? विलियम ग्राम समनर जी के द्वारा दी गई है। उन्होंने उनके अगर अन्य जो योगदान है उससे संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो उन्होंने सामाजिक समूहों का अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सामाजिक विभाजन में उन्होंने संघर्ष और एकता पर उन्होंने अपना शोध कार्य किया है। अर्थशास्त्र और राजनीतिक अर्थशास्त्र में उनका योगदान रहा है। उनकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है फोकवेज, ठीक है, और उन्होंने साथ ही साथ मोड्स की अवधारणा भी प्रस्तुत की है। किसकी? मोड्स की अवधारणा, ठीक है, किसकी अवधारणा? मोड्स, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? मोड्स को क्या बोलेंगे? आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो, ठीक है, मोड्स की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 पूछा जा रहा है कि परिहास का संबंध किसके मध्य पाया जाता है? परिहास यानी मजाक, मजाक का रिलेशन आप कहाँ पे लेंगे? तो आप देखकर ही बता सकते हैं ये किसमें रहता है? देवर भाभी और जीजा साली के मध्य हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह करने की विधियां कितनी हैं? तो मनुस्मृति ने हिंदू विवाह करने की कितनी विधियां बताई हैं? टोटल उन्होंने 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बात की है, ठीक है। वह 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं? तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। जिसमें से जो ऊपर के 4 यानी ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह को उन्होंने अच्छा माना है, ठीक है, और बाकी 4 को उन्होंने बुरा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? ठीक है, जाति की विशेषता नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे जाति जन्म से निश्चित होती है, ठीक है, जाति के सदस्य अपनी जाति में विवाह करते हैं, ये भी सही है। व्यवसाय अनिश्चित होता है, ये सही नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है, क्योंकि जाति में जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसको अपना व्यवसाय अपनाता है। अभी तो मान लीजिए कोई शिक्षित होता है तो फिर अपनी जाति के बाहर भी रोजगार करता है, लेकिन उसमें तो व्यवसाय निश्चित होता है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं, तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यवसाय अनिश्चित होते हैं। अगर बात की जाए जाति की विशेषताओं के संदर्भ में तो जाति जन्म से निश्चित होती है, जाति के अंतर्गत ही विवाह करने की बात की जाती है, जाति आप परिवर्तन नहीं कर सकते, आप जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति के कहलाते हैं। जाति में सामाजिक पदानुक्रम भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी जातियां होती हैं जिनका समाज में उच्च स्थान होता है और कुछ जातियों का समाज में निम्न स्थान हमें देखने को मिलता है। यह पारंपरिक रूप से जाति जो है ये विशिष्ट व्यवसायों के साथ जुड़ी हुई रहती है। कुछ जाति वर्ग एकदम स्पेशल रहते हैं कि वो उसी मतलब व्यवसाय को अपनाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो आपको वहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड भी आपको कुछ जो है आपको मतलब क्या बोला जाता है उसको आपको प्रतिबंध देखने को मिलता है कि आप इसके बाहर नहीं कर सकते हैं इन कामों को। सामाजिक अलगाव आपको देखने को मिल सकता है कुछ कुछ जातियों में, कि उनको समाज के अन्य सदस्यों के साथ मिलने जुलने को नहीं दिया जाता है, ठीक है। और अपना अपना सबका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी हमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 91 पूछा जा रहा है कि वर्ग के व्यक्तियों की क्या है, ठीक है। तो वर्ग के व्यक्तियों की एक सी सामाजिक परिस्थिति होती है। वर्ग यानी क्लास, तो क्लास में क्या होता है, सबका जो स्टेटस होता है वो एक ही तरह का आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून कब पास किया गया था? तो ये कब पास किया गया था? तो 1947 में, ठीक है। भारत सरकार द्वारा पहला जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून है ये 1947 में पास किया गया, और यह कानून भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधानों के अनुसार इसको बनाया गया था, जिसके अंतर्गत जो भ्रष्टाचार है, जिसके अंतर्गत रिश्वतखोरी हो गया, ये सब चीज़ों को निपटाने के लिए किया गया था।
इसके बाद 1947 में तो हुआ था, उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अगर पूछते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब बना तो 1988 में, जो कि 1947 का जो नियम था उसको बदलकर किया गया था। और भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानून का फिर बाद में फिर धीरे धीरे विस्तार होते गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव वापस चलो, गो बैक टू विलेजेस, ये जो नारा है ये किनके द्वारा दिया गया था तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक समाज की अवधारणा को विकसित किया गया। कृषक समाज की यानी पीजन सोसाइटी की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा दी गई थी। किसकी अवधारणा? पिजन सोसाइटी की अवधारणा। किसमें दी थी तो उनकी जो पुस्तक थी पिजन सोसाइटी एंड कल्चर, इसमें उन्होंने कृषक समाज की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और उन्होंने क्या बताया था, जो कृषक समाज होता है उसकी विशेषताओं को उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि कृषि समाज जो होता है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि से रिलेटेड होती है, उनकी जीवन पद्धतियों के बारे में, उनके परंपरागत मूल्यों के संदर्भ में, इन सभी की चीज़ों के बारे में वे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा जा रहा है कि ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है। ग्रामीण नगरीय समाज की जो अवधारणा है ये शहर और गांव, इसका जो विलय होता है उसके संदर्भ में ये बात करती है, शहर और गांव के विलय के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों के पुनर्समाजीकरण की एजेंसी है, तो व्यक्तियों के पुनर्समाजीकरण की एजेंसी आपका कौन कौन सा हो जाएगा? परिवार हो जाएगा, मित्र समूह हो जाएगी, धर्म हो जाएंगे, संस्था हो जाएंगे, संगठन, मीडिया, शिक्षा प्रणाली, ये सभी इसके अंतर्गत हो जाएंगे। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग की संरचना होती है, लिंग की संरचना किस आधार पर होती है? सामाजिक रूप से, यौनिक रूप से, जैविक रूप से, तो ये कैसा होता है? तो लिंग की संरचना जो है ये सामाजिक रूप से होती है। ठीक है, क्योंकि समाज के अंतर्गत ही पुरुष और महिला उनकी भूमिकाओं को निर्धारण किया गया है, उनकी पहचानों को निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है कि समाजशास्त्र नाम दिया गया था, तो समाजशास्त्र नाम ये कब दिया गया था तो 1838 में समाजशास्त्र ये इस नाम को दिया गया था। किसके द्वारा? तो अगस्त कॉम्टे जी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है? ठीक है, तो समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है तो ये आपका वैश्वीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में जो परिवर्तन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रगति के नाम से जानते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 पूछा जा रहा है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? तो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई थी? तो चार्ल्स कूले जी के द्वारा ये दी गई थी। किनके द्वारा? चार्ल्स कूले जी के द्वारा। उनकी जो पुस्तक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी रचना उन्होंने 1909 में की थी, इसके अंतर्गत उन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक समूह की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता कौन सी नहीं हो जाएगी? तो आपकी जो व्यक्ति निष्ठता है ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं होगी, व्यक्ति निष्ठता। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है कि क्योंकि इसमें उपयोग होता है। किसका उपयोग हम लोग करते हैं? सांख्यिकी पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का। तो किसका प्रयोग करते हैं? या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान क्योंकि इसमें हम लोग सांख्यिकी पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति, इन तीनों चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 104 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति का उदाहरण है? किसको हम लोग समिति के अंतर्गत रख सकते हैं? श्रमिक संघ को, गांव को, जाति को, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक श्रमिक संघ को हम लोग समिति के अंतर्गत रख सकते हैं। समिति यानी एसोसिएशन के अंतर्गत हम लोग इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन किस प्रकार को दर्शाती है? तो ये हमें कैसे दर्शाती है? तो संस्कृतिकरण में जो सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाती है। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार को कौन सा कारक परिवर्तित कर रहा है?
जो संयुक्त परिवार है इसको आपका जो धर्म, जाति, ये सभी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। तो हम संयुक्त परिवार को कौन सा कारक परिवर्तित कर रहा है, ठीक है, किसको चेंज कर रहा है? तो संयुक्त परिवार के अंतर्गत जो हम पश्चिमीकरण की अवधारणा के साथ हम प्रभावित हो रहे हैं, ये चेंज कर रहा है, धर्म जाति नहीं, ये पश्चिमीकरण की अवधारणा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कथन किसका है? तो हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कथन कपाड़िया जी का है। किनका है? के.एम. कपाड़िया जी का। के.एम. कपाड़िया जी का ये कथन है। उन्होंने अपनी परिभाषा देते हुए कहा है कि हिंदू विवाह एक कानूनी अनुबंध या सामाजिक संस्था नहीं है, बल्कि ये पवित्र और धार्मिक संस्कार है, ठीक है, जो कि एक जीवन भर का पद्धति है और ये एक पवित्र बंधन माना जाता है। नेक्स्ट है, अस्पृश्य जातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है, पांच ऋण किस धर्म में पाया जाता है? तो पंच ऋण जो है ये हिंदू धर्म में हमको देखने को मिलता है। वे कौन कौन से हो जाएंगे? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। ये 5 प्रकार के ऋण हमें हिंदू समाज में देखने को मिलते हैं। मुस्लिम विवाह क्या है? तो मुस्लिम विवाह क्या है? ये एक समझौता है। मुस्लिम विवाह क्या है? ये एक समझौता है, क्योंकि इसमें इस्लामिक जो कानून होते हैं जिसको शरीयत किया जाता है, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप होता है, जिसके कारण मुस्लिम विवाह को एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 111 कि मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो मेनली जो मुस्लिम विवाह होते हैं उसके आपको 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 3 प्रकार। वे कौन कौन से हो जाएंगे? निकाह विवाह, मुताह विवाह और फासिद विवाह। ये 3 प्रकार के मुस्लिम विवाह हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 112 पूछा जा रहा है कि ग्रामीण व्यवसाय क्या है? मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि मुख्यतः जो ग्राम का व्यवसाय है वो क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। सब कृषि से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 पूछा जा रहा है कि सर्वेक्षण है, तो सर्वेक्षण हम किसको कहते हैं? तो सर्वेक्षण जो है यह तथ्य संकलन की एक प्रविधि है। क्या है? तथ्य संकलन की एक प्रविधि है। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है आपका गवेषणा करना, विवेचना करना और व्याख्या करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 115 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 115 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है? तो आपका अवलोकन, तथ्य, मूल्य निर्णय, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो जो मूल्य निर्णय है इसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 116 पूछा जा रहा है कि सामाजिक अनुसंधान नहीं है। किसको हम सामाजिक अनुसंधान नहीं कह सकते हैं? तो अनियोजित, ये सामाजिक अनुसंधान नहीं है, बल्कि आपका व्यवस्थित, नियोजित और ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन ये अनियोजित, ये इसके अंतर्गत नहीं होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 117 पूछ रहा है कि भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह है। किसको हम लोग अल्पसंख्यक समूह कहेंगे? तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपका अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू हिंसा नहीं है? तो पुत्र के साथ जो दुर्व्यवहार है ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैश्वीकरण की है? वैश्वीकरण की विशेषता हम किसको कहेंगे? तो विश्व जो संस्कृति है इसको हम लोग वैश्वीकरण की विशेषता के अंतर्गत रख सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्रकार बोलने और प्रदर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र, ठीक है। आपका यहाँ पे 120 क्वेश्चंस को हम लोग कवर किए और बाकी के जो 30 क्वेश्चन हैं वो आपके कल के क्लास में मैं कवर करवा दूंगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।